है एवरीवन। तो ये CAPF का 2023 का पेपर है। तो इसमें आई वुड बी राइटिंग एन एसे। इंडिया इज़ एन इमर्जिंग लीडर, जो 1.B जो आपको दिख रहा है, इंडिया इज़ एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, लेट्स राइट दिस एसे, जस्ट अ मिनट। इंडिया एज एन इमर्जिंग leader in new world order। ओके, सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, मैं आपको एक फ्रेमवर्क, एक अप्रोच और एक एक आपको बेसिकली पूरा एक हॉलिस्टिक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे करके इंट्रोड्यूस करना है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए एंड कैसे करके कंक्लूड करना है, और हम कुछ कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द अप्रोच। इसे को लिखना कैसे है। ठीक है, अप्रोच, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसमें सबसे पहले ऐसे लिखने का बेस्ट तरीका क्या रहता है, कीवर्ड्स को पकड़ो। कीवर्ड्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब सेकेंड कीवर्ड क्या है, रोल ऑफ इंडिया। इंडिया का रोल क्या है इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। बात समझो मेरी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कैसे करके आ रहा है एज एन इमर्जिंग लीडर। इसको बताने के पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा, पहले ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या था एंड इंडिया का रोल क्या था। बोला ना इंडिया इज एन इमर्जिंग, तो हमें क्या करना है, पास्ट से लेके प्रेजेंट पर जाना है। ठीक है, ये बेसिकली अपनी एक तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर क्या रहता है, वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली रहता है कि बैलेंस ऑफ पावर, अभी वर्ल्ड के लीडर्स कौन कौन हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम क्या बोलते थे, अगर एक मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू बताऊं, तो वर्ल्ड वॉर जब टू ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब टू ख़त्म हुआ था, सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगे थे 1945 में, तब क्या था, दो सुपर पावर थी, USA एंड USSR। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, बाई पोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। पर जैसे ही 1991 में USSR टूटा, तो ये क्या हो गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर मतलब सिर्फ और सिर्फ USA ही लीडर हुआ करता था। ठीक है, बट अभी हम कंटेम्प्रेरी 2023 में देखेंगे तो ये क्या हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। कैसे, USA तो है ही, साथ साथ चाइना भी आ रहा है, साथ साथ इंडिया भी आ रहा है, साथ साथ जापान का भी राइज हो रहा है, साथ साथ जर्मनी भी आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ पावर हर जगह बटा हुआ है। ठीक है, अब हम इस ऐसे को अप्रोच, तो ये एक तरीके से हमें बताना है। अब इसमें हमें ये पूरे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इंडिया के रूल को बताना है। इंडिया का रूल क्या है, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तब इंडिया का केस क्या स्ट्रक्चर, क्या स्टेटस हुआ करता था, हम डेवलपिंग नेशन थे, हमारी अंदर की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, जैसे कि हम USA का से सपोर्ट देखते थे, PL4 मतलब जो 480, एक तरीके से US से हम खाना भी मतलब इम्पोर्ट किया करते थे, हम रशिया पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। इंडिया वॉज अ वीक नेशन। पर कैसे करके इस ड्यूरेशन में इंडिया ने ऐसे क्या क्या किए कि इंडिया एक इमर्जिंग लीडर बनने लगा। इमर्जिंग लीडर ना केवल मिलिट्री के सेंस में, बट स्पेस के सेंस में। इसमें आप चंद्रयान, आदित्य L1, मंगलयान, ठीक है, समुद्रयान, सबका एग्जाम्पल दे सकते हो। इकोनॉमी में, इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया 7.2% की GDP, मतलब GDP के रेट पे ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारी आज के वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा है। आपको पहले जो इंडिया की कमी थी, उन कमियों से किस तरीके से इंडिया नंबर 1 नेशन बन, सुपर पावर बनते हुए जाना है, उसको आपको डिस्क्राइब कर रहा है ये ओल्ड से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको आई होप एक अप्रोच समझ में आए कि किस तरीके से लिखना है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस, ओके, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसे लिखते हो ना, इसके हेडिंग को बार बार आपको ध्यान में रखना है। इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया एक इमर्जिंग लीडर है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, कीवर्ड क्या है, इंडिया, लीडर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
ओके, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ओके, वर्ल्ड हैज विटनेस्ड its polarity from unipolar to multipolar world order. In this context, India had a very progressive journey starting from economic domain to technological and socio-economic domain. आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से किस तरीके से इंडिया का रोल एक ना केवल साइंस में, ना केवल इकोनॉमी में, सोशो इकोनॉमिक, यहाँ पे आप वर्ड लिख देना कल्चरल, हर सेंस में इंडिया कैसे करके ग्रो कर रहा है, कैसे करके इमर्जिंग लीडर बनता हुआ आ रहा है. ठीक है, अब इसमें ठीक है आपका इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ लेट्स डिस्कस इसमें किस तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करनी है. आई विल जस्ट गिव यू अ फ्रेमवर्क. ठीक है, आप इसमें टाइमलाइन के थ्रू चलना. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब भाई नेहरू जी ने क्या बोला था, तब कोल्ड वॉर का एरा था. कौन से ब्लॉक्स चलते थे, कैपिटलिस्टिक चलता था और एक सोशलिस्टिक चलता था, सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर. कैपिटलिज्म को यूएसए लीड करता था एंड सोशलिज्म को यूएसएसआर रशिया लीड करता था. भाई अब बोला सारे कंट्रीज साइड ले रहे थे. उसी टाइम पे तब ये बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था. उसी टाइम पे इंडिया किस में आया, इंडिया ने कौन सा मतलब डायरेक्शन चूज किया, ऑफ नॉन अलाइनमेंट. बोला कि ना हम कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे ना हम सोशलिज्म की तरफ जाएंगे. और इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इन कंट्रीज़ ने कुछ मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडेशन किया, जिसमें इंडिया के साथ सारे अफ्रीका की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ 50+ कंट्रीज इसकी मेंबर थी. बोला कि ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, हम आपके पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे. वैसे हमने 200 साल गुलामी कर ली, अब हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ये समझना है. ठीक है, नॉन अलाइनमेंट था, पर इंडिया नो डाउट खुद को नॉन अलाइन बोलता था, पर इंडिया की उस टाइम हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी. इकोनॉमिक डोमेन में हमें खुद पे एक तरीके से एड्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता था. कौन एड देता था हमें, यूएसए. ठीक है, वीट हमें एक तरीके से दान देता था, हमें यूएसएसआर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था. हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी. ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा हाई था. देखो ना, जितने भी पीएसयूज वगैरह थे ये सब एक तरीके से क्या थे, ये हमारे एक तरीके से सब लॉस मेकिंग पीएसयूज थे. ठीक है, अब हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी जो कि एक तरीके से रेनफेड थी, प्रॉफिटेबल उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. बात समझ पा रहे हो. तो इंडिया की लीडरशिप की रोल नहीं थी. हाँ, इंडिया के ट्रेड्स लीडरशिप वाले थे, पर इंडिया एक्चुअली में लीडर उस टाइम पे नहीं बन पा रहा था. इस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं था. बंटवारा हो गया था, पार्टीशन हो गया था, हम कम्युनल वायलेंस, पाकिस्तान इशू, कश्मीर इशू, नॉर्थ ईस्ट इशू, इन सब में उलझे हुए थे. अब इंडिया लीडरशिप की पोजीशन कैसे करके आने लगा. ठीक है, लीडरशिप की पोजीशन कैसे करके आने लगा, पोस्ट 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अपनी इकोनॉमी खोली. जैसे हमने अपनी इकोनॉमी खोली, प्राइवेटाइजेशन खोला, हमारे देश में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा बहुत ज़्यादा लगने लगा. हमारे देश में बेटर कंपनीज, बेटर टेक्नोलॉजीज आने लगी. कंपनीज आई जैसे कि हीरो होंडा आने लगा. ठीक है, हुंडई आने लगा, सोनी, इस तरीके के आने लगा. तो हमारे जो मार्केट था, मार्केट की जो डिमांड थी वो एक तरीके से फुलफिल होने लगी. इसके साथ साथ ठीक है, एक तरीके से चीज़ सीखना, एफडीआई आने लगी. अब एफडीआई आने के साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ जो बाहर की जितनी कंपनीज थी भाई साहब इंडिया में आने लगी. अब इंडिया में आके क्या करने लगे ये लोग, समझना मेरी बात को, अपना टेक्नोलॉजी, अपना कल्चर सब इंडिया में आने लगे. तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सीखने लगी. अब बेस्ट एग्जांपल देखो,
हीरो होंडा। हीरो किसकी कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। एंड होंडा किसकी कंपनी? जापान की कंपनी है। हमने इनसे टेक्नोलॉजी सीखी, होंडा को अलग किया, और हीरो आज की डेट में वन ऑफ द बहुत बड़ी कंपनी है। सेम गोज विद मारुति सुजुकी। सुजुकी जापान की कंपनी थी, मारुति इंडिया की। पहले कोलैब किया, मारुति ने इनसे सीखा, फिर खुद की कंपनी बनाने लगी। और ना ही बनाने लगी, हीरो के बाइक्स, मारुति के एक तरीके से जो व्हीकल्स थे, ये हम इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब में एक्सपोर्ट भी करने लगे। ठीक है, फिर साथ साथ क्या होने लगा, ठीक है, एक तरीके से हमारी इकोनॉमी मतलब एक तरीके से ग्रो होने लगी। अब आते आते टाइमलाइन में आप देखो, हमारा सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बनने लगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा। चलो सबसे पहले हम इकोनॉमी के टर्म्स में बात कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग होने लगा, हमने बहुत सारे मिशन चलाए, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें हमारा क्या होने लगा, हमारा आईटी सेक्टर, स्पेशली जो सर्विस सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंडियंस, यूरोप से लेके दूसरे कंट्रीज़, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया का डायस्पोरा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा डायस्पोरा इंडिया का है, जो बाहर के देशों में नौकरी कर रहा है। और ये फॉरेन मतलब करेंसी अर्न करके सबसे ज़्यादा, जो हम रेमिटेंस बोलते हैं, रेमिटेंस मतलब क्या रहता है, जो फॉरेन से अर्न किया हुआ पैसा सबसे ज़्यादा इंडिया कमा के अपने देश में भेजती है। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझ लो, वी आर कैप्चरिंग द ग्लोबल मार्केट, वी आर कैप्चरिंग द ग्लोबल मार्केट इन, किस टर्म्स में हम ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कैसे, कि हमारे आईटी सेक्टर से इंजीनियर जर्मनी में भी है, यूएसए में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, साउथ कोरिया में भी है, हर जगह फैले हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें इंडिया अभी नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हम इवन नो डाउट हम सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स हमारा अभी सबसे सॉलिड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इवन, ठीक है, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखो, वी हैव द मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। मिलिट्री पावर छोड़ दो, हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों ने ब्रह्मोस फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था। हम कलाशनिकोव सीरीज जो मतलब जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है लखनऊ कॉरिडोर में, ये हम वियतनाम, डिफरेंट कंट्रीज़ को मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे इंडिया नेट इंपोर्टर हम डिपेंड करते थे रशिया अमेरिका के ऊपर हथियारों के लिए, पर आज इंडिया क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा मतलब एक एक्सपोर्ट लिस्ट बढ़ती जा रही है। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए थे, आईडेक्स मिशन बनाया गया था, डिफेंस इनोवेशन मिशन बनाया गया था, जिसके कारण क्या हो सके, हम डिफेंस के मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करें, साथ ही साथ ये मटेरियल्स एक्सपोर्ट करके हमारे देश में पैसा भी कमा के दें। गेटिंग माई पॉइंट? तो इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। जहाँ पे वर्ल्ड में महामंदी चलती है, वहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन में देखूँ, ठीक है, तो देखो इंडिया की सॉफ्ट पावर, इंडिया 2 बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में वेस्टर्न नेशंस की दादागिरी चलती है, उन्हीं के बीच में इंडिया 2 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इन दो, ये इसके तो हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में ही है। इसके लीडरशिप में व्हाट इंडिया इज डूइंग, जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनको साथ में लेके आई और बोला कि सोलर टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी हेल्प करेंगे। जैसे हम अफ्रीका में जो सोलार मामाज होते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ के लेडीज़ को ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी सोलर एनर्जी को किस तरीके से हार्नेस कर सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडिया की है। इसमें आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो G20 किस तरीके से इतने बड़े लेवल पे हमने क्या करवाया है, हमने इतने बड़े लेवल पे एक तरीके से G20, जहाँ पे 85% कंट्रीज़ की 85% GDP, वर्ल्ड की टोटल GDP G20 कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उनका हमने मीटिंग होस्ट की है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इवन
क्लाइमेट चेंज के एंगल से, क्लाइमेट चेंज के एंगल से आप एक चीज को देखो, जो INDC था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया ने क्या बोला था इसमें, हम 175 गीगावाट 2022 तक सोलर एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, और इसमें काफ़ी टारगेट इंडिया ने अचीव भी किया था, जिसमें से 100 सोलर हो जाएगा, ठीक है, 60 विंड हो जाएगा, 10 हाइड्रो हो जाएगा एंड 5 बायोगैस हो जाएगा। ये सबसे एम्बिशियस प्लान था इंडिया का पेरिस एग्रीमेंट में। तो ये पूरे वर्ल्ड को क्या बोलता है, एक ये वर्ल्ड को मैसेज देता है कि हाँ, इंडिया कमिटेड है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए भी। इवन आप माइग्रेशन देखो, जहाँ पे कोई भी क्राइसिस होती है, इसराइल पैलेस्टीन की लड़ाई होती है, सारे वेस्टर्न कंट्रीज अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे इंडिया की बात देखो, आज के डेट में इंडिया में जस्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वजीरिस्तान से जो मतलब शरणागति लोग आए, असाइलम लोग आए हैं, उन्हें हमने असाइलम दिया है। तिब्बत से दलाई लामा को हमने असाइलम दिया है। इवन बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को हमने असाइलम दिया, श्रीलंका के तमिलियंस को हमने असाइलम दिया। तो इंडिया जहाँ पे भी लोगों को मतलब सबसे पहले क्या रखती है, ह्यूमैनिटी को रखती है, कि जहाँ पे भी लोगों ह्यूमन लाइफ की बात आती है, इंडिया हमेशा उनको शरणागत देती है। हाँ, अब दिक्कत क्या हो रही है कि भाई हमारा पूरा डेमोग्राफी बर्बाद हो जा रहा है, हमारे देश की पूरी रिसोर्स डिमांड सप्लाई चेंज हो जा रही है, इसलिए इंडिया को ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इस तरीके की चीज़ें लानी पड़ रही है ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सके, ठीक है। अगर मैं टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं, इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ टेररिज्म, यूएन में टेररिज्म की एक तरीके से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म में एक डेफिनेशन भी दी थी कि टेररिज्म की यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए। इवन इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो चाह रही कि सारे कंट्रीज कलेक्टिवाइज हो एंड टेररिज्म के अगेंस्ट की एक आवाज़ उठाए, टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए आवाज़ उठाए। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हो, इंडिया ने इवन चाइना को भी प्रेशराइज करके अजहर मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के जो लीडर थे, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाया था। अगर मैं हार्ड पावर मतलब मिलिट्री पावर की भी बात करूं, चाइना जो कि 1962 में जिनने इंडिया को बुरी तरीके से हराया था, अभी आप डोकलाम इशू देख लो, गलवान इशू देख लो, ठीक है, एक तरीके से इंडिया हैव डोमिनेटेड चाइना। गलवान इशू में वो लोग हमारे टेरिटरी में आए थे, हमने ब्रेवली उनको रिट्रीट किया था। डोकलाम इशू, डोकलाम कहाँ पर है, भूटान में है, जहाँ पे चाइना ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी। इंडियन आर्मी पहली बार अपने नेशन को छोड़ के भूटान में जाके चाइना के कंस्ट्रक्शन को रोका। मतलब आप सोचो, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर है, उसको भी इंडिया चैलेंज कर रही है। डिप्लोमेटिक एंगल पे इंडिया उनको फोर्स कर रही है कि इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आके वो एक तरीके से क्या कर सके, उनकी बात मान सके, ठीक है। इवन इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन डोमेन, सोशो कल्चरल डोमेन, ठीक है, अगर मैं सेक्युलरिज्म की बात करूं, कैसे आप देखो, बात समझो, कैसे इंडिया वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कैसे करके वर्ल्ड लीडर, इमर्जिंग लीडर बन रही है। जहाँ पे चाइना में उगलूर मुस्लिम्स को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, जहाँ पे न्यूजीलैंड में मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे इनटॉलरेंस इतना ज़्यादा है, वहाँ पे, ठीक है, इंडिया की सबसे ज़्यादा हेट्रोजीनियसिटी होने के बावजूद भी, ठीक है, थोड़े मोटे इंटॉलरेंस दंगे फसाद होते हैं, इंडिया प्रॉपर वे में सर्वधर्म संभव यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किस तरीके से शो करता है। ओके, नॉट इवन डैट, इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जैसे कि बिम्स्टेक, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इन सारे कंट्रीज में किस तरीके से इंडिया कलेक्टिव डेवलपमेंट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, कलेक्टिव, इनको भी साथ लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर रहे हैं, इंडिया इनके साथ भी बेनिफिट शेयर कर रहा है। अगर आप साइंस एंड टेक के डोमेन में देख लो, हाउ इंडिया इज इमर्जिंग एज अ वर्ल्ड लीडर, आप चंद्रयान देख लो, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सदर्न पोल ऑफ द मून। मंगलयान,
ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, समुद्रयान, गगनयान, सबसे कम बजट में एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी कंट्रीज बन रही है। इतने लैक्यूनास होने के बाद भी इंडिया के पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज है कि पूरा वर्ल्ड देख के हैरान हो रहा है कि इतने कम रेट पे, जहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ भी नहीं बनती उससे भी कम रेट पे इंडिया कैसे करके चांद, मतलब मंगल, इवन 2027 में इंडिया इज़ प्लानिंग शुक्रयान, वीनस में भी किस तरीके से इंडिया पहुँच रहा है। ठीक है, तो दीज आर, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल शेयर किए, इनमें से आप 50% भी एग्जाम्पल लिख दो, यू वुड बी गेटिंग वंडरफुल मार्क्स। ठीक है, वंडरफुल मार्क्स। नाउ कंक्लूजन, हाउ टू राइट द कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है, इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वासुधैव कुटुंबकम, that is one earth, one planet, okay, one earth approach, okay, one earth approach or one planet approach, where, ठीक है, इंडिया upholds the principle of Swami Vivekanand that all the men are brothers and sister, and being a leader, emerging as a leader, India also ensures the availability of benefits to the third world countries and believes in collective development of all। ये वासुदेव कौटुंबकम लाइन से आप कंक्लूड करोगे, ये G20 का थीम था। इन दिस वे, अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर वे में, ये देखो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको पूरा आंसर लिख के बताऊं, बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, आपको क्या करना है, इन्हीं सब चीज़ों को, पॉइंट्स को यूज़ करना है। यू वुड बी गेटिंग 20 में से, अगर आपने प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस और कंक्लूड करके लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, यू वुड बी गेटिंग 14 to 15 मार्क्स इन योर एसे। ऑलराइट, तो दिस वॉज अबाउट द सेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना हाउ यू आर लाइकिंग दिस अप्रोच, ठीक है, क्योंकि देखो अगर एक एक चीज़ें मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो इट वुड बी एक्सप्लेनिंग के साथ, तो इट वुड बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं आपको पॉइंट्स दूँ एंड आप इस डोमेन के ऊपर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना एंड डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको इनिशिएटिव।